waves. The sources of electromagnetic waves. How are the electromagnetic waves produced? Neither stationary charges nor charges in a uniform motion can be sources of the electromagnetic waves. The former produces only electrostatic field, while the latter produces magnetic field. That मतलब क्या हुआ, जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और जो चार्जेस इन मोशन होते हैं, ओके, यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो दैट इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे देंगे. सो डू नॉट वेरी विद द टाइम. हाउएवर डू नॉट मतलब ये दोनों चीजें, मतलब देखो, आपका स्टेशनरी चार्ज होगा तो वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड देगा जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, और जो आपके मूविंग चार्जेस होंगे वो आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड देंगे, वो भी आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होने वाले, मतलब दोनों कांस्टेंट है. बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज होती रहती है. सो दैट it is important result of Maxwell's theory that the accelerated charges radiate the electromagnetic wave. Accelerated charges मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, मतलब कि उनकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, तो ऐसे जो चार्जेस होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ऐसे चार्जेस क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देते हैं. प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक. और इसका जो भी बेसिक रिजल्ट है उसका आपके बुक से कोई लेना देना नहीं है, आपके बुक में नहीं है वो चीज. But we can accept it on a basis of rough and quantitative reasoning. Consider a charge oscillation with some frequency. An oscillating charge is example of an accelerating charge. Oscillating charge मतलब क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना वो ऐसे गोल 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 घूमते रहता है एक जगह पे, एक सर्किट में. ओके, वो कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर में जाता है, इंडक्टर थ्रू कैपेसिटर में आता है, कैपेसिटर थ्रू वापस इंडक्टर में जाता है, इंडक्टर थ्रू वापस कैपेसिटर में आता है. तो ऐसे जो होते हैं ऐसे वेव्स, लाइक मैं अगर इसका फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो लाइक क्या होता है, ऐसे एक फिगर होती है कि यहाँ पे एक इंडक्टर होता है, ओके, और उसके साथ एक कैपेसिटर होता है यहाँ पे. तो वो जो चार्ज होता है वो सबसे पहले कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, फिर वो चार्ज धीरे 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 करंट के फॉर्म में इंडक्टर को एनर्जी देगा, तो ये जीरो हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी. फिर जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी बाद में क्या, एक बार ये पूरा चार्ज होगा तब ये कैपेसिटर पूरा खाली हो जाएगा. फिर कैपेसिटर ये इंडक्टर क्या करेगा, इन फॉर्म ऑफ करंट वापस यही एनर्जी किसको देगा, कैपेसिटर को. तो कैपेसिटर वापस कंप्लीटली चार्ज होगा तब इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा. उसके बाद ये प्रोसेस उल्टी होगी, अब यहाँ से कैपेसिटर वापस करंट देगा किसको, इंडक्टर को, तो ये फुल्ली चार्ज, ये वापस डिस्चार्ज, एंड अगेन फिर ये वापस जब फुल्ली चार्ज होगा ये डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज क्या आएगा, डिस्चार्ज जो चीज हो जाएगी वो वापस करंट की डिमांड करेगी, तो ये वापस क्या हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा. मतलब एक कंप्लीट साइकिल पे आपका चार्ज जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, तो इसको ऑसिलेशन कहते हैं. ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा 11th में कि ऐसे ऐसे करके जो ऑसिलेशन होता है, मतलब क्या है, जो चार्ज होगा आपका कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर वापस कैपेसिटर, और कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर वापस कैपेसिटर, ऐसे घूमते रहेगा, इसीलिए इसको ऑसिलेटिंग चार्ज कहते हैं और एक्सेलरेटिंग चार्ज भी कहा जाता है इसको. ओके, तो ऐसे जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन कैपेसिटर और इंडक्टर, इन दोनों का एक कंबाइन इक्वेशन होता है, ये कैपेसिटर सी होगा, ये इंडक्टर एल होगा, और इन दोनों के कंबाइन इक्वेशन की वजह से एक फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट होती है उनकी वैल्यू के हिसाब से, जो कितनी होती है, एफ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी. ये फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये चार्ज इन दोनों के बीच में क्या करता है, ऑसिलेट करते रहता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो इंडक्टर जो है वो इस वजह से मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, डिस्पर्स करता है, और जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिस्पर्स करता है, और जो दोनों का कंबाइंड इक्वेशन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है उन दोनों की वजह से. ये दोनों कंबाइंडली जो एनर्जी जो वेव्स डिसिपेट करते हैं, वो जो वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. That's why we need a capacitor and an inductor to produce electromagnetic wave. Single capacitor can't produce electromagnetic wave, or single inductor not even can't produce magnetic energy. Okay, we need both of them equally at a time. Okay, दोनों एक एट अ टाइम होने चाहिए, साइमल्टेनियसली वर्क करने चाहिए ऐसी कोई सर्किट में. तो ये जो सर्किट है उसको रेजोनेटिंग सर्किट या ऑसिलेटिंग सर्किट भी कहा जाता है, जो हम चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में, ये सर्किट क्या होती है, कैसे वर्क करती है सब. ओके, ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इन डीप हियर, क्योंकि आपको ऑलरेडी चैप्टर 7 में आने वाला है. सो दैट ऑसिलेटिंग, so this produces an oscillating electric field in a space.
which produces an oscillating magnetic field, in which in turn is the source of oscillating electric field, and so on. मतलब क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनते हैं? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो ऐसे ये सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो प्रोपिगेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा 90 एंगल पे. इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, ये ऐसे होगा तो इसका ये कंपोनेंट ऐसे होगा. दिस इज द 90 एंगल. क्योंकि यहाँ पे 3D ड्रॉ करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको ऐसे ड्रॉ किया जाए. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को. फिर वापस ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये क्या करेगा, आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. ओके फिर ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आगे के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. ओके अगेन दिस मैग्नेटिक फील्ड, अब ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या करेगा, आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को. तो ऐसे ये चीज चलती ही रहेगी. ओके सो दैट they are showing here this produces oscillating electric field in a space which produces an oscillating magnetic field which in turn is the source of oscillating electric field and so on. मतलब कि magnetic electric field becomes a source to magnetic field, again magnetic field becomes source to produce electric field, then again electric field becomes to source of produce magnetic field, so that it will turn and round and round they are producing each other. मतलब इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये सारे जो इन सब की जो एक्सेप्टेंस था, मतलब इनके जो रूल्स थे, ये सारे सिलेबस में से निकल गए और दे आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट टू यू. बस आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये चलते रहेगा. उसके अकॉर्डिंग जो वेव्स है आगे बढ़ते रहेंगे और खुद को प्रोड्यूस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली. ओके तो ये चीज इसमें होती है. So oscillating electric and magnetic fields thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. The frequency of electromagnetic wave naturally equals to the frequency of oscillation of a charge. वो जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा था ना आपके सर्किट में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. The energy associated with the propagating wave comes at an expense of the energy of the source, the accelerated charge. और एनर्जी कितने मिलेगी उनको, तो वो किसके एक्सपेंस में मिलेगा, जो सोर्स चार्ज है जो घूम रहा है, उस चार्ज की जो एनर्जी होती है उतनी एनर्जी का वेव क्या होता रहेगा, डिसिपेट होते रहेगा और वही आपका वेव जनरेट होते रहेगा. ओके सो दिस इज समथिंग द अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ओके इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उसके बाद इसमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब देखो फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपियर टू इजी टू टेस्ट द प्रिडिक्शन दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हमें पता है कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वी माइट थिंक दैट all we needed to do was to set up an AC circuit in which the current oscillate at the frequency of visible light, say yellow light. Okay, but alas, that is not possible. Frequency of yellow light is 6 into 10 raised to 14 hertz, while the frequency we get even with the modern electronic circuit is hardly about 10 raised to 11 hertz. ओके मतलब कि हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसी सर्किट डिजाइन करनी है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, येलो लाइट, हमें उसमें से येलो लाइट प्रोड्यूस करनी है. तो येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 6 into 10 raised to 14 हर्ट्ज होती है. बट एक्चुअली जो हम अभी एडवांस से एडवांस मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हम अब तक प्रोड्यूस कर पाए, 10 raised to 11 हर्ट्ज. सो वी कैन प्रोड्यूस येलो लाइट डायरेक्टली. So this is why the experimental demonstration of electromagnetic wave had to come in a low frequency region or radio wave region as in a Hertz experiment. मतलब कि हम इसीलिए क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन में सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ओके सो ये हर्ट्स का जो प्रोजेक्ट था वो विच इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, तो उसमें पढ़ लेना कि हर्ट्स ने जो शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस की थी. ओके वी विल जस्ट रीड इट. Hertz's successful experimental test of Maxwell theory created a sensational and spark of other important works in this field. मतलब हर्ट और मैक्सवेल ने जो कंबाइनली थ्योरीज डिजाइन की थी, कंबाइनली मतलब कि हर्ट्स ने किया था उसके बाद मैक्सवेल ने किया था उसमें, सो दैट
जो थ्योरीज वगैरह डिजाइन की थी उन्होंने, वो उन्होंने फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को जनरेट किया। उसके बाद टू इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स इन द कनेक्शन डिजर्व द मेंशन। द 7 years after the Hertz, Jagdish Chandra Bose, J.C. Bose, working at a Kolkata, now Calcutta, succeeded in the producing and observing the electromagnetic wave with much shorter wavelength, which is 25 mm to 5 mm। मतलब बहुत छोटे वेवलेंथ के उन्होंने क्या किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था, या उन्होंने समझा था उसको। आई मीन द डिजाइन, वी कांट से डिजाइन, दे वर्क विद दैट वेव्स। ओके, जगदीश चंद्र बोस की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यू नो जगदीश चंद्र बोस इज साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। okay, his experiment like that Hertz was confined to the laboratory, और उसने उन दोनों ने लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो शॉर्टर वेवलेंथ 25 mm से 5 mm के बीच की फाइंड आउट की थी उन्होंने। शॉर्टर वेवलेंथ बहुत शॉर्टर थी। एट एट अराउंड द सेम टाइम मार्कोनी, क्या नाम, Guglielmo Marconi in Italy followed the Hertz work and succeeded in transmitting electromagnetic wave over a distance of many kilometers. Marconi's experiment marks the beginning of the field of communication using the electromagnetic waves. तो ये मार्कोनी है, इसी ने फर्स्ट टेलीफोन की बात की थी। वैसे तो ग्राहम बेल ने फर्स्ट टेलीफोन बनाया था, बट जो फर्स्ट टाइम वेव्स को बहुत सारे किलोमीटर्स तक ट्रांसमिट करने का काम जो किसी ने किया था ना, तो वो मार्कोनी ने किया था। ओके, गुग्लिमो मार्कोनी ने किया था। तो उसी से मतलब वो एक फंडामेंटल बना था किसके लिए, या तो ये बेस बना था किसके लिए, कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे उसमें रिसर्च बढ़ी, और अब हम 4G LTE से लेके 5G तक पहुंच गए। ओके, सो हमेशा एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए यू हैव टू टेक अ सिंगल स्टेप। किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा बनना हो तो सबसे पहले उस फील्ड में पहला स्टेप आपको रखना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन बी द बेस्ट इन दैट फील्ड, और कंटिन्यूअसली आपको वर्क कर देना है। वैसे ही कोई भी रिसर्च हुई या कोई भी न्यू सिस्टम है आज, तो उसके लिए क्या है, किसी ना किसी ने पहले फर्स्ट टाइम उसको स्टार्ट किया होगा एट अ वेरी स्मॉलर लेवल, तभी वो चीज बहुत बड़ी बनती है किस टाइम के बाद। और कंसिस्टेंट वर्क होना बहुत जरूरी है उसी फील्ड में। देन ओनली यू कैन बी द बेस्ट इन दैट फील्ड। ओके, one day you'll be the best, but you need to start first. That is the important thing. कोई भी दुनिया की कोई भी रिसर्च हो ऐसे ही स्टार्ट होती है। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। इट इज शोन दैट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस दैट it can be shown from the Maxwell's equation that the electric and magnetic fields in an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to direction of the propagation and to the direction of propagation। मतलब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज y डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगा, तो वो जो वेव होगा वो प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा। आगे जो बढ़ेगा ना वो प्रोपेगेट होगा ना, वो x डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में होगा और मैग्नेटिक फील्ड z में होगा। मतलब जो दोनों फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और उनकी जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती है वो दोनों फील्ड्स को परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इट ऐसे it appears reasonable say from the our discussion of the displacement current. Consider the figure 8.2। कहाँ पे figure 8.2? Let me check the figure 8.2। This is 8.2 figure। So ये सारी चीजें आपके सिलेबस में से निकल गई। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल दैट, इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ सकते हो। ओके, होता भी सिलेबस में तो भी उसमें से कुछ पूछा नहीं जाता। ये जो चार है ना, मैक्सवेल चार इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन से फॉर मैग्नेटिक, मतलब आज की दुनिया में अभी भी जो भी रिसर्च चल रही है ना, उन सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, दे आर द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। एक गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का आप क्या सरफेस इंटीग्रेशन लोगे तो वो जीरो आता है। लाइन इंटीग्रल जब अगर ले तो आप, तो वो म्यू जीरो इंटू समेशन आया होता है। लाइन इंटीग्रल मतलब यहाँ पे डीएल होता है, तो वो म्यू जीरो इंटू समेशन आया होता है। बट जो सरफेस इंटीग्रल लोगे तो वो जीरो होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो आपने पढ़ा है म्यू जीरो इंटू आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी। ये सेकंड मैटर है। ओके, ये चीज आप नहीं पढ़ते हो अभी, आप इतना ही पढ़े हो एम्पियर सर्किट लॉ। ये एम्पियर मैक्सवेल का लॉ है, जिसमें
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तब आप जब लेते हो तब ये वाला इक्वेशन आता है. ओके, सो डोंट गो विद दैट इक्वेशंस. राइट नाउ दे आर नॉट इन सिलेबस बट दे आर इंपॉर्टेंट. वो चार इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. So electric field inside the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plates, and magnetic field this gives rise to via displacement current is along with the perimeter of this circle parallel to the capacitor plates. So B and E are perpendicular to each other. This is the general feature. So यहाँ से हमें main पढ़ना है. So figure 8.4 we show typically examples of the plane perpendicular electromagnetic wave propagating along the z direction. तो ये प्लान परपेंडिकुलर है, मतलब प्लान को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच इज प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ओके, तो ये जेड कोऑर्डिनेट में वो डायरेक्ट हो रहा है. ओके, आपका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में. सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यू कैन सी इन अ डार्क ब्लू फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन अ वाई डायरेक्शन यू कैन सी योर मैग्नेटिक फील्ड. तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो उन दोनों वेव्स को भी क्या है, परपेंडिकुलर है. यू कैन सी एवरी कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation as well as every electric field component is perpendicular to every magnetic field component. And more important thing is what this देखो इसमें कैसे होता है प्रोपेगेशन, कैसे होता है, जैसे कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है, वो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के वेव को प्रोड्यूस करेगा. फिर ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का वेव क्या करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोड्यूस करेगा. फिर ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसे ही लोग प्रोड्यूस करते ही रहते हैं. एंड ड्यू टू दिस यू गेट सच काइंड ऑफ वेव फॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ये कंसिस्टेंटली चलता ही रहेगा. दे आर प्रोड्यूसिंग ईच अदर एंड propagating in a particular direction which is perpendicular to their axis. So ऐसे electromagnetic wave form होता. A linearly polarized electromagnetic wave propagating in a z direction with oscillating electric field E along the x direction and oscillating magnetic field B along the y direction. Oscillations है क्योंकि वो continuously change हो रहे हैं, so that we can call it as a oscillation. Okay, so electric field Ex is along the x-axis and the very sinusoidally with z. ओके, ये साइन वेवफॉर्म है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये साइन वेवफॉर्म है. साइन फंक्शन ऐसे ही होता है अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो. और ये भी साइन फंक्शन है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ओके, वो दोनों इंटरवल्स में इक्वल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, और इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इट्स एंड्स टू जीरो. ओके, सो ये साइन वेवफॉर्म होता है. सो चैप्टर 7 जब पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले. सो डोंट वरी अगर आपको बाकी सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे तो. Okay, and the magnetic field By is along the y-axis. Okay, and again varies with the sinusoidally with z. दोनों साइन वेवफॉर्म है. ओके, तो इस इक्वेशन में जितने टर्म्स है वो सारे हमें पढ़नी है. So electric and magnetic fields Ex and By are perpendicular to each other, and to say z direction of propagation is z. So we can write Ex and Ey as. तो Ex क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट. ओके, तो वो क्या होगा, तो मैक्सिमम फील्ड E0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0. फिर वो साइन वेवफॉर्म के हिसाब से चल रहा है, जैसे हमने जनरेटर में देखा था वैसे ही इसमें. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E0 साइन. अब यहाँ पे ओमेगा टी और kz आता है, तो ये ओमेगा टी क्या होता है, तो उसका एंगल है, क्योंकि ये जो वेव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे इस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और वो साइनसोइडल वेव है, तो उसमें एंगल्स होंगे, तो वो पैरामीटर को दिखाने वाला ये पैरामीटर ओमेगा टी होता है. तो ओमेगा टी क्या शो कर रहा है, तो ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव की. और टाइम क्या है, विथ रिस्पेक्ट टाइम इट इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज हियर. और माइनस kz, तो k क्या होता है आपका, तो वेव कांस्टेंट होता है k को क्या कहा जाता है, वेव कांस्टेंट होता है. और z क्या होता है, जो वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. k इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेवलेंथ, और z क्या होता है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन शो कर रहा है वो, कि आपका वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, वो चीज यहाँ पे आएगी. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि आपका जो वेव है वो z x की डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है. ओके, डोंट वरी अबाउट एक्सिस ऑफ फील्ड आपका x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक्चुअली इट इज जो आपका वेव है वो z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, दैट्स व्हाई हियर z kz minus omega t.
और k जो होता है ये वेव कांस्टेंट होता है, ओके, या उसको वेव वेक्टर कहा जाता है, ओके, तरंग सदिश या वेव वेक्टर कहा जाता है, और वो वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द वैल्यू ऑफ k इज नथिंग बट k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगा, तो y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट py इज इक्वल टू p0, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, साइन k z माइनस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे प्रोपेगेशन डायरेक्शन याद रहेगी। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वेशन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो एक्सिस लिखी होंगी वो आपकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे z है, मतलब आपका वेव जो है वो z एक्स की डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू क्या होता है, तो k आपका होता है वेव वेक्टर, ओके, जिसको क्या लिखा जाता है 2 पाई बाय लैम्बडा। Omega is angular frequency, k is magnitude of wave vector or propagation vector k, and its direction describes the direction of propagation of wave. तो ये जो चीज है k into z, ये propagation direction show करती है ये चीज, okay? The speed of a wave is w by k, omega by k, using the equation for ex and ey and Maxwell equation. अब ये omega by k ये आपकी speed of the wave होती है, so you can write it as like this. स्पीड ऑफ द वेव को हम c लिखते हैं अभी, एंड विच इज ओमेगा बाई के। अब हम इसको, एक चीज हमको पता होती है कि स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, तो ये चीज इसमें आनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो वेव होता है उसके लिए टाइम 1/t लिया जाता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा लिया जाता है, वेवलेंथ को डिस्टेंस लिया जाता है यहाँ पे, और टाइम को कैपिटल टी, और 1/कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी होती है एफ। तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो लैम्बडा इंटू एफ होता है। तो यहाँ पे एफ क्या होता है, 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, विच इज गिवन बाय 1/कैपिटल टी, ओके। और जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो होता है वेवलेंथ होती है, डिस्टेंस को वेवलेंथ से रिप्लेस किया जाता है। दैट्स व्हाई योर इक्वेशन शुड बी स्पीड ऑफ लाइट इक्वेशन इज नथिंग बट c इज इक्वल टू लैम्बडा एफ, ओके। और वेवलेंथ क्या होती है, तो ये जो वेव है, ये जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना, एक 1 साइकिल कंप्लीट करता है ना, यहां से यहां तक का 1 साइकिल, तब उसकी जो लेंथ होती है, इसको उसकी वेवलेंथ कही जाती है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट जब करता है, तब उसकी जो लेंथ होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी वेवलेंथ कहा जाता है, क्योंकि आगे पूरा वेव ऐसे ही होने वाला है, तो हर एक वेव की लेंथ तो उतनी होने वाली, तो दिस इज कॉल्ड योर वेवलेंथ, ओके, याद रखना। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में आपका वेव कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट करेगा, तो इट इज नथिंग बट इट्स फ्रीक्वेंसी, ओके। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना वेव छोटा होगा, मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतने वेव की लेंथ ज्यादा होगी, ओके। सो दैट c इज नथिंग बट w by k। अब ये इस इक्वेशन के से ये इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, so we can derive it in the next page, maybe they have given the equation। तो देखो अब इस, वो जो इक्वेशन था आपके पास, ओके, c इज इक्वल टू, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट को लेने वाले, तो उसको लैम्बडा एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका ओमेगा होता है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, ओके। और k क्या है, अभी हमने देखा k इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 2 पाई कैंसिल, तो यू विल गेट हियर लैम्बडा इनटू एफ। इसीलिए so this is the equation for speed of light और wave speed of wave, जो भी वेव है उसकी स्पीड का इक्वेशन होता है ओमेगा बाय के, याद रखना। और स्पीड ऑफ लाइट का इक्वेशन और एक होता है c is equal to 1 by under root mu 0 into epsilon 0। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ स्पीड, ओके। ये सारे इक्वेशंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ओके। इस चैप्टर में ऐसे ही कोई ना कोई, देखो जैसे मैंने जो डिराइव किया वही आ गया। ये लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से नहीं डिराइव, ये फ्रीक्वेंसी को ये स्मॉल बी या तो इसको म्यू भी कहा जाता है,
उससे वो लोग देते हैं, मतलब लिखते हैं वो लोग. ओके, so W is nothing but C into K and C is nothing but 1 by under root mu 0 epsilon 0. ओके, ये चीज हमने चैप्टर नंबर 4 में भी देखी थी शायद, मुझे याद है. तब तक मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट का इक्वेशन ये आता है, हमने देखा था वहां पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी ना, तो वहां पे देखा था हमने कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उन दोनों का हमने कंपैरिजन किया था एंड ऑल दैट, तो हमें मिला था ये. This relation is often written in the terms of frequency. So omega is nothing, V is nothing but omega by 2 pi and wavelength is nothing but 2 pi by k. So that we get this kind of equation. So it is also seen from the Maxwell equation that the magnitude of an electric and magnetic field in an electromagnetic wave are related as. अब ये चीज भी हमने देखी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, वो भी होता है. मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स होते हैं उनका अगर रेशियो लोगे तो यू विल अगेन गेट स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए कितने इक्वेशन हो गए हमारे पास? C is equal to B by E0 by B0, C is equal to lambda F, ये एक इक्वेशन हो गया, और अगेन C is equal to ओमेगा by K. ये तीन इक्वेशन स्पीड ऑफ लाइट के ही है तीनों. स्पीड ऑफ लाइट नहीं, मतलब स्पीड ऑफ वेव, हम लाइट नहीं बोल सकते बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द लाइट स्पीड ओनली. सो स्पीड ऑफ वेव, ये सारे वैक्यूम के लिए लिए इन्होंने. और ये अगेन दिस वन इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशंस. ये और एक इक्वेशन है C इज, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट का ही इक्वेशन है. ये वाला जो इक्वेशन है ये फॉर स्पीड ऑफ लाइट ही है, म्यू 0 into एप्सिलॉन 0. ओके, दिस फोर आर इक्वेशंस फॉर स्पीड ऑफ लाइट. अब आपको एग्जाम में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना, कि आपको कौन कौन सी चीजें दी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या फाइंड आउट करना है. सो दैट, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो यहाँ में सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या दी है कि अगर आप वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हो तो दो जो वेव स्पीड होता है उसका एक, उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड जितनी होती है. कोई भी वेव अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, ओके, मतलब उसकी जो परमिएबिलिटी है वो म्यू 0 है, उसकी जो परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 है. ओके, देयर इज नो अदर मीडियम. ओके, और वी आर the wave is propagating in a space, free space, so that we will get these two parameters, and then the speed of your wave is nothing but the speed of light. मतलब आपका जो वेव होगा वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा अगर इतने पैरामीटर्स हुए तो. बट इन केस अगर आपका वेव किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उस मीडियम की परमिटिविटी और उस मीडियम की परमेबिलिटी उसके इक्वेशन में आ जाएगा. देन यू विल हैव द वेलोसिटी ऑफ लाइट बिकम्स, जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी बन जाएगी तब. सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ लाइट. और इसमें जो पैरामीटर्स है उसको कैसे लिखा जाएगा? V इज इक्वल टू 1 upon अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन आएगा. सो म्यू इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू म्यू r. ओके, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r. तो किसी मीडियम में आपको अगर, मतलब इसमें से जो चीज दी होगी आपको, या तो परमिटिविटी किसी मीडियम के लिए होगी, या तो परमिएबिलिटी किसी मीडियम के लिए होगी, या तो दोनों एक साथ लिए होंगे. सो इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम? तो V इज नथिंग बट, अब हम V में इसकी वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या आएगा? म्यू 0 म्यू r एप्सिलॉन 0 एंड एप्सिलॉन r. उसमें से म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को अलग रखते हैं, म्यू r एप्सिलॉन r को अलग रखते हैं. तो हम दो अलग अलग स्क्वायर रूट्स बनाते हैं. तो एक में हम रखेंगे म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और एक स्क्वायर रूट में क्या रखेंगे हम? म्यू r एप्सिलॉन r. ओके, तो 1 by म्यू 0 into एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट c. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? C upon अंडर रूट म्यू r into epsilon r. So this is again a very beautiful equation. V is nothing but velocity of wave in a in particular medium. Velocity of wave in a particular medium is nothing but C upon under root म्यू r into epsilon r. मतलब क्या, जो भी वेव की वेलोसिटी होगी
वो डिपेंड्स ऑन मीडियम बन जाएगी। अब मीडियम के जो भी पैरामीटर्स होंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे और उनका स्क्वायर रूट होगा, तो उससे आपकी जो वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी कंपेयर टू वेव वेलोसिटी इन वैक्यूम कम हो जाए, इट विल रिड्यूस, बिकॉज म्यू आर और एप्सिलॉन आर जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं। ओके, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होते हो। ओके, वी आर नॉट डीलिंग विद any magnetic या dielectric material, या sorry, we are not going to talk about here any डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑल दैट। ओके, डायमैग्नेटिक वगैरह के नहीं, हम सिर्फ मीडियम की बात की, क्योंकि डायमैग्नेटिक अगर हुआ तो म्यू आर -1 भी होता है या 0 भी होता है, बट हम ऐसे मीडियम में कभी ट्रैवल नहीं करने वाले। हम ऐसे ही मीडियम्स में ट्रैवल करने हैं जहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम पता है कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हुआ, ओके, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा, और वो वैल्यू हमेशा सी से कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। तो जिससे क्या होगा, आपका जो ये वैल्यू होगा, सी का वैल्यू, जो आपकी वेव की वैल्यू होगी, वो वेव की स्पीड होगी, वो c से कम होगी। और c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेव की जो स्पीड होगी किसी मीडियम में, वो हमेशा जो लाइट की स्पीड होगी उससे कम ही होगी किसी भी मीडियम में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और c इज नथिंग बट √1/√μ0 × ε0। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे सारे इक्वेशन से आपको समझने होते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब उनका μ0 एप्सिलॉन 0 म्यू आर एप्सिलॉन आर क्या है वो। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ओके, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट, सो इट हैज बीन शोन इन अ एक्सपेरिमेंट। और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर? पर यहाँ से फिर वही चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी, देन यू आर नॉट एनीथिंग मोर टू नो हियर। एक सिर्फ ये चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको, देयर इज एन, बाकी सब पढ़ने जैसा ही, उसमें कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, वो ε0 E²/2 होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी मैग्नेटिक डेंसिटी B²/2 μ0 होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज अ नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इट। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी होती है। नाउ कंसीडर द प्लान ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इफ देयर इज, अब देखो, रेडिएशन प्रेशर एक होता है जिसको मोमेंटम भी कहा जाता है। तो मोमेंटम का इक्वेशन सिंपल सा इक्वेशन है, P = U/c। तो इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस in it at t is u, so it can be shown that the magnitude of a total magnetic momentum delivered to the surface, मतलब कोई एक सरफेस है उस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। ओके, कोई एक सपोज के ऐसे कोई फिगर बनेगा उसका, कि कोई एक ऐसा सरफेस है और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इस पे आ रही है। तो क्या होगा कि टी टाइम में इस सरफेस ने अगर यू एनर्जी को क्या किया होगा, एक्यूमुलेट किया होगा। ओके, तो या तो फिर एब्सॉर्ब किया होगा। सो उसको कितना मोमेंटम मिलेगा इस सरफेस पे, क्योंकि अगर एनर्जी इस पे आ रही है तो मतलब एनर्जी उस पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम एक आता है। सो द मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस इज नथिंग बट P = U/c। P = क्या होता है, U/c, where U is energy incident on the surface in t time and c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है आपका। ओके, ये सारे इक्वेशन आपको 11th में आते हैं एक्चुअली, इसमें से कुछ इक्वेशन। ओके, जिसको एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। तो मोमेंटम का इक्वेशन, इतने सारे इक्वेशन हो गए, मतलब आपका चैप्टर ओवर। ये सारे इक्वेशन से आपको याद रखने और कुछ नहीं करना। ओके, नाउ वी विल गो विद दी सम ऑफ दी क्वेश्चंस। अब सबसे पहली चीज है कि वेव जो होता है उसकी अगर कोई लाइट वेव है तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। सपोज आपको कोई एग्जांपल दिया होगा कि उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एग्जांपल होगा उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो z एक्सिस के डायरेक्शन में k कैप में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, मतलब आपका वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन कौन सी होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो सिंपली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, i क्रॉस क्या करना k, तो i क्रॉस k क्या होता है, माइनस जे आता है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस जे, मतलब आपका वेव जो होगा वो माइनस जे डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, माइनस वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में, तो आपका वेव जो होगा वो के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। ओके, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना होगा सिर्फ आई से जे का। और कभी कभी क्या होता है कि आपको वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दी गई होगी, लाइक ये वेव प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेशन सपोज आपका आई कैप में, ओके, प्रोपेगेशन आपका आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे कैप में, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो सिंपली जे, अब आपको कभी भी वेव की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी ना, तो डायरेक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट ई क्रॉस बी करना होगा आपको, हमेशा क्या करना होगा, ई क्रॉस बी। ई क्या होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे बी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमको क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जे, ओके, क्रॉस जे एक्सिस में ना, ये पता नहीं है बट आपको आंसर पता है क्या होने वाला है, आई, तो जे के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपके पास, के होगा या तो माइनस के होगा, अब प्लस के करेंगे तो जे क्रॉस के आई आ जाएगा, मतलब आपका के कैप ही आएगा। बट अगर आपका आंसर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कुछ आ रहा हो, तो आपको समझना होता है कि यहाँ पे प्लस के आएगा या माइनस के, तो योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट के कैप। ओके, सिंपली आपको एक जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, ये चीज याद रखनी है आपको, आई से जे, जे से के, देखो आप अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इसके ऑपोजिट में ट्रेवल करोगे तो योर आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, ये चीज याद रखनी, आई क्रॉस जे करोगे ये आई कैप है, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। बट अगर आप उल्टा जाओगे, लाइक आई क्रॉस के करोगे तो जे कैप आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो आई कैप आएगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप, मतलब आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन फाइंड एनी डायरेक्शन। फिर यहाँ पे अगर ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो के यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो के यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो के आपका क्या होगा, यहाँ पे ही होगा, लेकिन माइनस में उल्टा होगा, तो आपको वही ध्यान रखना है कि उल्टा या सीधा है। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नथिंग एल्स। अब देखो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, a plan of electromagnetic wave of frequency 25 megahertz, okay, travels in a free space along the x direction। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज है एंड विच इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम, ओके, तो ई इज 6.3 जे कैप। देखो आपका वेव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 6.3 जे कैप है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 6.3 है, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट बी इज इक्वल टू ई बाई सी। जो हमने इक्वेशन देखा है, मैंने बोला ना वेलोसिटी के 4 इक्वेशन है, उसमें से कौन सा इक्वेशन यूज होगा वो आपको सोचना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो B इज इक्वल टू ई बाई सी, क्योंकि C इज इक्वल टू ई बाई बी होता है, तो उससे B इज इक्वल टू ई बाई सी हो जाएगा। E 6.3 है और C कितना है, 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, तो आपका 2.1 10⁻⁸ टेस्ला हो जाएगा। ओके, ये तो सिर्फ वैल्यू है, अब हमें मैग्नीट्यूड भी दे, मतलब हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जे डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ही होगा। सो दैट वेक्टर बी इज नथिंग बट 2.1 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला, क्या आएगा यहाँ पे, के कैप टेस्ला, क्योंकि यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ई क्रॉस बी शुड बी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, मतलब आपका ई और बी का जो प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, इट शुड बी आई कैप, तो ये कब आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, तो ये के मैग्नेटिक फील्ड आपका के कैप ही होना चाहिए, तभी ये आई कैप आएगा, अदरवाइज नॉट आई कैप।
मतलब ये जे ये आए तो आपके पास दो ही चॉइसेस बनती बी के लिए, या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप। माइनस के कैप होगा तो माइनस जे आई कैप आंसर आएगा, बट वी डोंट नीड अ माइनस आंसर, वी नीड प्लस आंसर, सो हियर वी शुड पुट हियर प्लस के कैप, so your magnetic field will be propagate in a k cap direction. Okay, समझ में आया एग्जांपल 8.2? Now example 8.3, a magnetic field in a plan, छोटे छोटे एग्जांपल्स ये और सिंपल से फटाफट खत्म करो। 8.5 तीन एग्जांपल है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, मैं पढ़ने वाला नहीं, ये सब मैं बताऊं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझना है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ जो होती है वही है, एंड चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए या नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना एक बार। अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लान परपेंडिकुलर वेव इज गिवन बाय, अब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 2 into 10⁻⁷ टेस्ला साइन 0.5 into 10⁻³ x प्लस 1.5 into 10⁻11 t, ये दिया आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब इस वेव का समझना होता है, हम इस वेव को कंपेयर करेंगे वो जो मैग्नेटिक फील्ड का वेव था उससे। बी वाई इज इक्वल टू, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेव था क्या था, b0, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना उससे कंपेयर करने का, साइन के जेड माइनस क्या था, ओमेगा टी था। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब ये वाला हमारे पास इक्वेशन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन। बट अब देखो यहाँ पे z था हमारे पास, सॉरी z नहीं था, वहां पे भी x ही था शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। यहाँ पे वहां पे z था, बट यहाँ पे क्या दिया है, x दिया है, तो हम x ही रखेंगे, kx प्लस ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं इस इक्वेशन। तो नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दैट इक्वेशन, तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हर एक पैरामीटर को लिखो। तो यहाँ पे b0 उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 into 10⁻⁷। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b0, इट विल बी 2 into 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू। अब k की जगह पे यहाँ पे क्या है, 0.5 10⁻3, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 10⁻3। ओके, 10⁻3 है, और इसका यूनिट जो आता है वो मीटर इनवर्स होता है इसका यूनिट, क्योंकि 2π/λ होता है के। फिर यहाँ पे x से यहाँ पे x से इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका वेव है वो प्लस x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, एंड अगेन हियर 1.5 to 10⁻11, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है ओमेगा, और जो कितना दिया है 2πf इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻11। ओके, और ओमेगा जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ओके, सो व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फर्स्ट चीज क्या पता है हमने, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, हमें पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है 2π/λ। ओके, हमें लैम्बडा फाइंड आउट करना है, तो लैम्बडा इज नथिंग बट 2π/k। ओके, 2π हमके पता है, 2π की वैल्यू ऊपर रखो, 2π डिवाइड बाय k, यहाँ पे दिया है ये देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k, k की वैल्यू 0.5 into 10⁻⁻3, 0.5 मतलब 2 हो जाएगा आगे ऊपर जाके, तो 4π into 10⁻⁻3 हो जाएगा, और 10⁻⁻3 है और 4π कितना होता है, तो 3.16 into 2 और 2 4, 4π करो, 4 into 3.14 कर देना, तो जो आंसर आएगा 126 into 10⁻⁻3, तो उसको सेंटीमीटर में किया है तो 1.26 सेंटीमीटर आंसर आया। ओके, नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी, अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 2πf इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 रेडियन है। ओके, तो हमें f इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2π लेके जाओ, 1.5 into 10⁻11 है, उसके डिनोमिनेटर में क्या लेके जाओ, 2π लेके जाओ, इसको 2π का, तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन।
तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 1.5 into 10 देखो उनके लिखने की मेथड तो कोई अलग है, 1/t लिख रहे हैं तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो v लिख रहे हैं वो लोग, ये v इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो ओमेगा बाय 2 पाई करो तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज में आएगा आंसर। गीगा मतलब 10⁹ आएगा तो उसको गीगा लिखा जाता है। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया आपका, ए क्वेश्चन हो गया पूरा, ए पोर्शन, ये व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा उतना ही होगा, बट वी नीड टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास B0 है, ये जो कंपोनेंट है वो B0 है, और इसके लिए हमें E0 कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमको क्या पता होता है, E0 बाय B0 इज इक्वल टू C होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है उसके लिए हमें E0 चाहिए होता है, तो E0 इज नथिंग बट E0 इज इक्वल टू C इंटू B0 आएगा। तो C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जो 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे लिखिए देखो, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और ये B0 होगा तो 2 इंटू 10⁻⁷, तो 3 इंटू 2 6, 10⁻⁷, और 8 क्या होगा 10, मतलब कितना आएगा आंसर, 6 इंटू 10 मतलब 60 वॉल्ट पर मीटर। ये हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखना है। अब देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इन्होंने बी वाई लिख दिया है। बी वाई मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, आपका वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली जेड कंपोनेंट ही होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो जेड कंपोनेंट, तो उसको लिखेंगे कैसे, ई जेड इज इक्वल टू E0 यहाँ पे E0 साइन ओमेगा टी मतलब के जेड प्लस ओमेगा टी, सेम टू सेम इक्वेशन होता है। देखो इतने इतने पोर्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सिर्फ चेंज यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या मिला हमें, 6 इंटू 10⁻11, मतलब वो 6 इंटू 10⁻1 मतलब क्या हो गया 16, तो यहाँ पे 16 आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम। ओके, so this way you can find out the expression for electric field as well as magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप डिराइव कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। नाउ एग्जांपल 8.4, लाइट विद द एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वोल्ट पर सेमी स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब एक लाइट है कि वो एक 1 सेमी स्क्वायर, देखो 18 वोल्ट पर सेमी स्क्वायर मतलब क्या है, 1 सेमी स्क्वायर का जो एरिया होगा उस पे 18 वोल्ट जितनी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। ओके, non-reflecting surface at the normal incident if the surface has an area of 20 सेमी स्क्वायर। ओके, एक सेमी स्क्वायर पे 18 वोल्ट, बट हमारे पास एरिया कितना है, 20 सेमी स्क्वायर एरिया है सरफेस का। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द 30 मिनट्स स्पान टाइम। तो 30 मिनट तक उसमें कितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक सेकेंड में इंसिडेंट एनर्जी 18 वोल्ट है। ओके, और सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 20 है, 20 सेमी स्क्वायर है। तो एक सेमी स्क्वायर पे 18 वोल्ट है, तो 20 सेमी स्क्वायर पे कितना, तो 18 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो। ओके, इन 1 सेकेंड। ओके, अब 1 सेकेंड पे कैलकुलेशन करना है तो 30 इंटू 60, 30 मिनट तक किसी एक एनर्जी पे, तो टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें कितने टाइम तक ये एनर्जी इंसिडेंट करवानी है, देखो 18 सेमी स्क्वायर पे 1 सेमी स्क्वायर पे 18 वोल्ट है, तो 20 सेमी स्क्वायर पे कितना होगा, तो 18 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो, और ये एनर्जी कितने टाइम तक हमें उस पर रखनी है, तो एनर्जी हमें फाइंड करना है। ये पावर था, 18 वॉट क्या था, पावर था, तो एक सेकेंड में इतना पावर इंसिडेंट हो रहा है, तो हमें कितने सेकेंड तक इंसिडेंट करवाना है, वो 30 मिनट तक। 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 30 इंटू 60 करना है, तो यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो लाइट विद द वेव ऑफ नॉन if the surface has an energy find the average force। अब हमें एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स के लिए सबसे पहले मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो मोमेंटम इज नथिंग बट द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड। अब ये एनर्जी मिल गई हमें। ओके देखो ये पावर है, पावर कितने एरिया पे, एक सेमी स्क्वायर एरिया पे, तो उस जितना एरिया वो मल्टीप्लाई कर देना तो आपको टोटल पावर मिल जाएगा उस एरिया पे मल्टीप्लाई। और उस टोटल पावर को मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक आप उस पे डालने वाले तो वो एनर्जी बन जाएगी आपकी। तो टोटल टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना तो यू विल गेट दी पावर इनटू एनर्जी। मतलब देखो जो एनर्जी का इक्वेशन होता है, यू इज इक्वल टू नथिंग बट पावर इनटू टाइम होता है। ओके और यहाँ पे पावर कितना होगा, तो जो आपको पावर दिया है ये वॉट में पावर होता है, और सेमी स्क्वायर इंटू सेमी स्क्वायर आप निकाल दोगे तो सेमी स्क्वायर हट जाएगा, तो पावर इंटू टाइम ही हो जाएगा। तो दिस विल बिकम एनर्जी। ओके और ये एनर्जी को हमें उस इंसिडेंट करना है, तो उसकी वजह से उस चीज को कितना मोमेंटम मिलेगा, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू U by C। तो 6.48 into 10 raised to 5 upon 3 into 10 raised to 8. So you will get here 2.16 into 10 raised to minus 3 kg meter per second. This much amount of momentum will be delivered to the surface. Okay. And then what is the average force exerted on it? The force is nothing but momentum upon time. तो मोमेंटम कितना है हमारे पास 2.16 into 10 raised to minus 3 और टाइमिंग कितना लेना है हमें, तो टाइमिंग ये वाला है 30 मिनट तक हम लोग ले रहे हैं ना, तो 30 into 60 करोगे तो 3 into 6 6 into 3 1800 आता है। ओके तो यहाँ पे 1800 को इन्होंने 0.18 into 10 raised to 4 लिखा है, तो you will get this much amount of force. So how will you result to be modified if the surface is perfect reflector? अब आपको ये सोचना है कि रिजल्ट अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हुआ तो इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, तो जितना पावर इंसिडेंट होगा उतना ही पावर वापस निकल जाएगा उसमें से, इतना होगा। ओके क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट? समझ में आया एग्जांपल? ओके तो एक लास्ट एग्जांपल है एंड देन चैप्टर ओवर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, और उसके बाद एक्सरसाइज के एग्जांपल आपको करने हैं। ओके वो आप खुद कर लेना, इसी के बेसिस पे सारे होंगे। Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from 100-watt bulb at the distance of 3 meter. Okay, electric or magnetic field produced by electric radiation coming from a 100-watt bulb at distance 3 meter. 3 meter पे एक 100 watt का बल्ब है, तो उससे कितना रेडिएशन आ रहा है? ऑब्वियसली लाइट है तो लाइट क्या करता है, आपके पास बल्ब है तो बल्ब क्या करेगा, लाइट वेव्स जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है वो। Okay, at distance 3 meter. Assume that the efficiency of a bulb is 2.5%. तो जो बल्ब की efficiency वो only 2.5% है, and it is a point source. वो एक point source है कि जहां से एनर्जी हमें मिल रही है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो बल्ब एज अ पॉइंट और सोर्स रेडिएट्स अ लाइट इन ऑल अराउंड द डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शंस में वो लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट सोर्स है ना, एक पॉइंट अगर हुआ तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर फॉर्म में सारी जगह पे लाइट रेडिएट करता है ऐसे। ओके तो इस वजह से जो एरिया कवर होता है ना वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। सपोज ये जो सर्कल है उसकी रेडियस आर होगी, तो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो उन्होंने रेडियस दी कि वो कितने मीटर के डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करवा रहा है वेव को, 3 मीटर तक, तो 3 मीटर उसकी रेडियस बन जाएगी। ओके यहाँ से 3 मीटर तक हर जगह पे वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इट विल बिकम 3 मीटर विल बिकम इट्स रेडियस। सो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 पाई की वैल्यू जो भी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो यू विल गेट आंसर 113 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब जो इंटेंसिटी होती है लाइट की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर पर यूनिट एरिया होती है। ओके पावर पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पे जो इफिशियंसी है लाइट की वो 100% नहीं, वो सिर्फ 2.5% है, तो ये 2.5 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर अपॉन एरिया, पावर 100 वॉल्ट है अपॉन एरिया कितना है 130, और जो इफिशियंसी 2.5% है, तो 2.5 को हम लोग क्या करेंगे 2.5 अपॉन 100 कर देंगे, तो दिस इज नथिंग बट 100 इंटू यहाँ पे 113, ये 2.5% है तो उसको हम लोग 2.5 अपॉन क्या लिखेंगे 100। So this 100 with and this 100 cancel, 2.5 divided by 113 करेंगे तो you will get his this much amount of intensity. तो 0.022 watt per meter square, मतलब हर मीटर स्क्वायर पे इतना पावर इंसिडेंट हो रहा है।
Okay, the half of this intensity is provided by the electric and half by magnetic field. अब ये टोटल इतनी इंटेंसिटी हमारे पास, तो हमारा जो वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम प्रोपोर्शन होता है, मतलब दोनों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो टोटल इंटेंसिटी आपको मिल रही है उसमें से आधी इंटेंसिटी कौन लेगा, इलेक्ट्रिक वेव लेगा, और आधी इंटेंसिटी कौन लेगा, मैग्नेटिक फील्ड लेगा। सो देयर हाफ ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS स्क्वायर इनटू सी। अब ये इक्वेशन कौन सा होता है ये आप सोचोगे, तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन होता है और ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट को एनर्जी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इंटेंसिटी का इक्वेशन बन जाता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन अ डीप, तो ये सिर्फ एक याद रख लो क्योंकि ये कहीं पे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा इसको, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ज्यादा डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, इट विल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। तो इंटेंसिटी जो होती है इट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ओके, ये वेलोसिटी होगी, तो वन हाफ कैंसिल, तो आई हाफ ऑफ द इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम अगर मॉडिफाई करेंगे व्हाट विल गेट, ये हाफ कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, ये आई, हमें ई फाइंड आउट करना है, तो ई स्क्वायर आ जाएगा, ई आरएमएस। आरएमएस क्या होता है ये हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, व्हाट इज आरएमएस। तो यहाँ पे ई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सी हो जाएगा। तो हमें ई आरएमएस स्क्वायर है तो हमें ई आरएमएस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो आई की वैल्यू हमें पता है 0.22 एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट परमिटिव वैक्यूम, जो कितनी होती है 8.85 into 10⁻12। ओके, एंड सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸8। तो इसको सॉल्व करना तो यू विल गेट आंसर एज 2.9 वॉट पर मीटर। ओके, अब ये आरएमएस वैल्यू हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, आरएमएस वैल्यू। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये आरएमएस वैल्यू है ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट √2 into आरएमएस होता है, आरएमएस वैल्यू। तो √2 मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको, √2 मल्टीप्लाई करोगे आरएमएस वैल्यू को। तो ये सब हम चैप्टर 7 में पढ़ने वाले कि आरएमएस क्या होता है, उसको √2 क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है एंड ऑल दैट। ओके, तो अभी इसको ऐसे समझ लो कि ये ऐसे आता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो हमें मिल गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के लिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू पुट वन इक्वेशन, क्या, तो B0 इज इक्वल टू नथिंग बट E0 बाय C। ओके, तो E0 बाय C करो, तो ये इक्वेशन को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ B0। ओके, तो B0 मिल जाएगा ना, यस सर मिल जाएगा। सिंपल है। बीआरएमएस मिलना है तो ईआरएमएस अपॉन सी करना, B0 करना तो √2 into C करना। इससे अच्छा B0 को डायरेक्ट E0 by C करोगे तो डायरेक्ट B0 मिल जाएगा, तो यू डोंट नीड टू पुट दिस स्टेप हियर। गॉट इट? यस सर। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये पढ़ना है आप लोगों को। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कि रेडियो वेव क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह, माइक्रोवेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रारेड क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज, विजिबल लाइट में खास याद रखना कि विजिबल लाइट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 4 into 10⁻14 हर्ट्ज से 7 into 10⁻14 हर्ट्ज। उसी को वेवलेंथ में लिखेंगे तो 700 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। विजिबल लाइट मतलब जो हम देख सकते हैं, इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी जो सेंसेस होती है उसके बियॉन्ड होती है। हम सारी चीजें क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारा जो आई होता है ना, वो कुछ चीजों को सपोर्ट करती है, सब चीजों को सपोर्ट नहीं करती। तो जितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम सपोर्ट करते हैं उतनी चीजें हम देख पाते हैं। बाकी सारी चीजें जो हम सपोर्ट नहीं करते हमारे आईज, मतलब कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जितनी चीजें होती है, जितनी सारी चीजें वेव्स को रेडिएट करती है, वो सारी हम देख सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड मतलब 400 नैनोमीटर से नीचे हुआ या 700 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ वाली जो भी चीजें होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी, बिकॉज हमारी आईज उनको सपोर्ट नहीं करती है। गॉट इट? आप देखोगे ना तो आपका रिमोट होता है ना, तो रिमोट में जो लाइट लगी होती है ना, उसको आप अगर अपने मोबाइल फोन के कैमरा पे उस पर लगाओगे तो वो दिखेगी आपको लाइट, मोबाइल फोन के कैमरा में से देखोगे। बट आप ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देती, आपको लगता है कि वो लाइट बंद होती है, वो ऐसे ही दी हुई, बट वो एक्चुअली इंफ्रारेड लाइट होती है। वो क्या होती है, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड कांट सेंसिबल टू आवर आईज।
क्योंकि इंफ्रारेड की जो रेंज होती है वो ह्यूमन रेंज से कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंफ्रारेड होती है, ओके, उसकी जो रेंज है, लेट मी चेक, यहाँ पे रेंज नहीं दी क्या इंफ्रारेड की? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे शायद दी होगी। देखो इंफ्रारेड जो होती है 1 mm से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, बट जो कुछ इंफ्रारेड मतलब 1 mm से 700 के बीच में होती है, उसमें से 400 से 700 वाली इंफ्रारेड हम देख सकते हैं, बट बिलो 700 होगी तो वो बिलो 400 जो होगी वो हम नहीं देख सकते, वो 1 mm तक की भी होती है। 1 mm मतलब क्या हुआ, 1000, मतलब इंफ्रारेड जो होती है वो 700 से अबव और 1000 नैनोमीटर से नीचे होती है। मतलब ये देखो mm मतलब बहुत बड़ा स्केल हो गया कंपेयर टू नैनोमीटर, सो दैट वी कांट सी दैट थिंग्स, ओके, इसीलिए हम कुछ चीजें जो होती है वो सारी नहीं देख पाते। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ओके ओके सर। ओके, इसकी एक्सरसाइज कर लेना, चैप्टर इज फिनिश्ड।